नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम दोस्त पर। साथियों, जैसा कि हम आज तीसरा प्रैक्टिस देख रहे हैं जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम 9 नवंबर 2025 को प्रस्तावित है। उसी के लिए हम प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, पूरा 15 प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो उसी के क्रम में आज का प्रैक्टिस सेट तीसरा है। उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछला 2 प्रैक्टिस सेट ज़रूर देख लिया होगा और आज ये प्रैक्टिस सेट तीसरा देखेंगे, जिसमें हम सभी 100 प्रश्नों को इत्मीनान से हल करेंगे और आप ज़रूर इन प्रश्नों का प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आपको निश्चित तौर पर परीक्षा हाल में सहायता मिलेगी। तो साथियों, आइए बिना समय को वेस्ट किए हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न जो है, पर्यावरण अपकर से अभिप्राय है। तो इनमें सभी विकल्पों को हमको पढ़ना है, सोचना है, उसके बाद ही उत्तर को लगाना है। तो विकल्प ए में लिखा है पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो उपयुक्त सभी जो है वो सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। हेकिस्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं। तो इस टर्म को हेकिस्टोथर्म जो है वो किस तरह के पौधों को उगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर विकल्प सी यानी बहुत कम ताप पर जो पौधे उगते हैं उनको हेकिस्टोथर्म कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प सी यानी कि यह एक बंद तंत्र होता है, यह सही नहीं है। किसी जीव का पारिस्थितिकीय नीचे किससे संबंधित है। विकल्प इसमें जो है आपको चारों पढ़ना है और इसका जो सटीक विकल्प होगा वो विकल्प ए यानी जीव के विशिष्ट प्राकृतिक वास से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिघटना में उत्पादन, परभक्षण, पोषक रूपांतरण तथा ऊर्जा और पदार्थों का अंतर्वाह और एवं बहिर्वाह जैसे प्रक्रम शामिल हैं। तो यहाँ पर विकल्प डी यानी कि जैव भू रासायनिक चक्र में ये सभी जो है प्रक्रम शामिल होते हैं। प्रश्न 6 देखना है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जो विकल्प सी है यानी 4, 3, 1 और 2 यानी कि पहले नंबर पर वन महोत्सव, प्रोजेक्ट टाइगर, उसके बाद मगरमच्छ प्रजनन परियोजना और सबसे लास्ट में यानी 2 हाथी परियोजना, इनका काल क्रमानुसार व्यवस्थित होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 सुमेलित करने वाला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान और राज्य से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 का जो है विकल्प हम देख लेते हैं। यहाँ पर विकल्प डी यानी 4, 3, 2, 1। आइए मिलान कर लेते हैं। तो जो मानस है वो असम से संबंधित है, वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान है वो बिहार से संबंधित है, सलीम अली जम्मू कश्मीर से और सुल्तानपुर हरियाणा राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। मामूली वन उपज यानी कि एमएफपी को किस वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी दायरे में लाया गया। तो यह विकल्प सी यानी कि 2013-14 में एमएसपी के दायरे में लाया गया। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है। तो यह विकल्प ए यानी कि अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 10 को देख लेते हैं। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि यानी कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और यहाँ पर जो है विकल्प ए यानी कि 1 और 2 केवल सही है। पहला विकल्प है यह यूरोपीय संघ की पहल है जो सही है। दूसरा है यह लक्षित विकासशील देशों को उनके विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तीसरा देखेंगे, इसका समन्वय विश्व संसाधन संस्थान WRI और
धारणीय विकास हेतु विश्व व्यापार परिषद यानी कि WBCSD द्वारा किया जाता है, जो कि गलत है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, वन मुख्य स्रोत हैं। तो वन मुख्य स्रोत किसके हैं? ईंधन के, जैव विविधता के, जीविकोपार्जन हेतु उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर विकल्प डी यानी कि उपयुक्त सभी जो है सत्य होगा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? तो प्रश्न नंबर जो 12 है उसका विकल्प सी यानी कि हरियाणा का जो वन क्षेत्र है वो न्यूनतम है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापड़ी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो डी यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इन तीनों प्रकार के वनों का संयोजन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं। तो यह कहाँ पर पाई जाती हैं? विकल्प ए यानी कि इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, जो जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो स्टेटमेंट है वो, जूट एक रबी फसल है। जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है और भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्रों में सीमित है। तो यहाँ पर विकल्प बी यानी कि केवल 2 और 3 सही है, जबकि विकल्प एक गलत है, यानी जूट एक रबी की फसल है, यह विकल्प गलत है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं कि स्थानांतरण कृषि का नाम और उनके राज्य से हमको ये देखना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो पोंडू जो है वो ओडिशा से संबंधित है, सत्य है। मासा हिमाचल प्रदेश से, यही विकल्प असत्य है। बाकी पूनम केरल से और झूम जो है असम से संबंधित है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? तो यहाँ पर विकल्प डी यानी कि निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। तो यहाँ पर विकल्प डी यानी कि मरुस्थलों और सवाना मैदानों में अधिकतम जो है विविधता मिलती है। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र को बड़े शिकारों की भूमि का नाम दिया गया है? तो यहाँ पर जो विकल्प होगा वो सवाना यानी कि विकल्प बी। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं कि गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर विकल्प जो है वो डी लोएस मृदा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं कि प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रजातियां किससे जुड़ी होती हैं? तो यह खाद्य जाल से, यानी कि विकल्प डी सही है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यहाँ पर विकल्प बी यानी कि डॉक्टर ए.जी. टॉन्सले ने किया था। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं कि जैविक पर्यावरण में शामिल है। तो जैविक पर्यावरण में क्या शामिल है? उत्पादक भी शामिल है, उपभोक्ता भी शामिल है और अपघटक, यानी कि उपयुक्त सभी जो विकल्प हैं वो सही हैं। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो यहाँ पर देखा जाए कि अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ग्लास हाउस में पौधे लगाना, शिफ्टिंग खेती, जैविक खेती। तो विकल्प डी यानी कि जैविक खेती पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? तो यहाँ पर विकल्प डी यानी कि केरोसिन जो है वो वन उत्पाद नहीं है। बाकी गोंद, प्लाईवुड, लाख ये सभी वन उत्पाद हैं। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं कि सर्वाधिक धारणीय कृषि प्रणाली है। तो यहाँ पर जो विकल्प के अनुसार बी यानी कि LEISA सर्वाधिक धारणीय कृषि प्रणाली है। अरहर प्लस मूंग एक उदाहरण है। तो अरहर और मूंग की खेती जब एक साथ की जाती है तो उसे विकल्प सी यानी कि अंतः फसली प्रकार का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं कि हवा के द्वारा मृदा अपरदन मृदा के किस रूप में बदलाव लाकर मृदा को हानि पहुंचाता है?
तो यहाँ पर विकल्प सी यानी कि मृदा की रचना के रूप को बदलकर मृदा को हानि पहुंचाता है। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं कि भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है। तो यहाँ पर विकल्प बी यानी कि राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के द्वारा अधिनियमित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है कि हिमालय वनस्पति ऊंचाई और जलवायु दशाओं दोनों के अनुसार भिन्न होती है। हिमालय में पाए जाने वाले मुख्यतः दो प्रकार के उष्णकटिबंधीय वन हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो यहाँ पर हमको सही स्टेटमेंट बताना है, तो यहाँ पर विकल्प सी यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है। तो 31 का बी यानी कि चाय जो है वो बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं कि एक फसली कृषि विशेषता है। तो यह विकल्प ए यानी कि व्यापारिक अन्न कृषि की विशेषता है। हमको ये बताना है कि इसमें कौन सुमेलित नहीं है। तो आर्द्र शीत ऋतु, शुष्क ग्रीष्म ऋतु, यानी कि ये इटली ये सुमेलित है। बाकी वर्ष भर आर्द्र सूडान ये गलत है। आर्द्र ग्रीष्म ऋतु, शुष्क शीत ऋतु ईरान और वर्ष भर शुष्क चिली, तो ये गलत है। बाकी विकल्प ये जो है वो सही है। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं कि न्यूनतम वृद्धि काल वाला बायोम है। तो यहाँ पर विकल्प डी यानी कि टुंड्रा जो है वो न्यूनतम वृद्धि वाला काल वाला बायोम है। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं कि एंटीसोल है। तो एंटीसोल जो है वो जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, यानी कि विकल्प ए। वन महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। तो वन महोत्सव जो है वो विकल्प सी यानी कि जुलाई के महीने में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। तो यह विकल्प डी यानी कि सागर जो है वो संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। तो यहाँ पर सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायु कारक और विकल्प डी यानी कि ये सभी। तो विकल्प डी ही इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। तो वनोन्मूलन यानी कि विकल्प 1 जो है यही संबंधित नहीं है। बाकी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण ये संबंधित है। बृहद वृक्षारोपण और जलाशयों की सफाई ये सभी संबंधित है। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। तो यहाँ पर विकल्प ए यानी कि पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन यह सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। किन वनों को मानसून वन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय वन है यानी कि विकल्प डी उनको मानसून वन भी कहा जाता है। फसल चक्र के लिए प्रभावी कारक है। तो यहाँ पर विकल्प डी यानी कि मृदा, जलवायु, सिंचाई का प्रबंधन ये सभी जो है फसल चक्र के लिए प्रभावी कारक हैं। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो यहाँ पर विकल्प सी यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं, कोरिंगा गरान वन कहाँ पर है। तो यहाँ पर विकल्प डी यानी कि आंध्र प्रदेश में है। इनमें से किस भारतीय राज्य में बाघ रक्षित स्थान टाइगर रिजर्व की संख्या अधिकतम है। तो विकल्प यहाँ पर सी मध्य प्रदेश में बाघ रिजर्व की संख्या अधिकतम है। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, वो किस जगह पर हुआ था। तो यहाँ पर विकल्प डी यानी कि रियो डी जेनेरियो में जो ब्राज़ील में स्थित है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं कि भारतीय हॉट स्पॉट्स धनी हैं किन मामलों में। तो यहाँ पर विकल्प डी पुष्पीय पादप, विशेष क्षेत्रीय पादप जातियाँ, सरीसृप, उभयचर तथा कुछ स्तनधारियों में ये रिच हैं यानी धनी हैं। भारत में किस प्रकार के वन अधिकतम प्रतिशत में पाए जाते हैं।
तो यहाँ पर जो विकल्प होगा वो ए यानी कि उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन जो है वो अधिकतम प्रतिशत में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 49, पर्यावरण के संबंध में गंदा दर्जन शब्द का अर्थ है। ये प्रश्न कई प्रैक्टिस सेट में मिल रहा है, तो आप इस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। यानी कि 49 में विकल्प बी यानी केवल 12 चिरस्थायी कार्बनिक पदार्थ जो है वो गंदा दर्जन शब्द का अर्थ है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन से कथन ओजोन के बारे में सही है। तो यहाँ पर विकल्प सी यानी पहला, दूसरा और चौथा। आइए स्टेटमेंट को देख लेते हैं। यह 3 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बनी होती है, ये सही है। उसके बाद दूसरा, इसका रंग हल्का नीला है, ये भी सही है। इसकी मोटाई रेम में मापी जाती है, यही गलत है क्योंकि ओजोन परत की मोटाई है वो डाप्सन में मापी जाती है। और यह क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल दोनों में पाया जाता है। तो विकल्प सी यानी कि पहला, दूसरा और चौथा ही सही है, तीसरा पॉइंट गलत है। अब आ जाते हैं कुछ बायोलॉजी के जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है। तो यहाँ पर विकल्प सी यानी कि बोन मैरो अस्थि मज्जा में। दूध जो है वो किसका घटिया स्रोत है यानी खराब स्रोत है। तो दूध जो है वो 52 का सी, विटामिन सी का, क्योंकि विटामिन सी जो है वो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। गाय और भैंस के थनों में दुग्ध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। तो ये काफ़ी लोग इसके बारे में जानते होंगे, 53 का बी यानी ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है, जिसका दुरुपयोग फल और सब्जियों में भी अंधाधुंध तौर पर किया जाता है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं कि मानव के निम्नलिखित अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रकाशन में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प बी यानी मस्तिष्क। अगला प्रश्न देखते हैं, डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो डीएनए में नहीं पाया जाता है, विकल्प यहाँ पर सी होगा यानी यूरेसिल नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 56 में, पादपों में लैंगिक जनन के दौरान घटनाओं का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो यहाँ पर विकल्प जो है वो सी यानी पहले परागण, निषेचन, युग्मनज का विभाजन, भ्रूण का बनना और फिर पौध। अगला प्रश्न देखते हैं 57, ट्राइसोमी 21 को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर विकल्प सी यानी कि डाउन सिंड्रोम। अब प्रश्न नंबर 58 से मैथ्स के कुछ पोर्शन हैं जिनको आपको अपने स्तर पर देखना है, क्योंकि मैथ को यहाँ पर आसानी से नहीं कराया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशंस होते हैं। अब प्रश्न नंबर 66 देखते हैं, 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर बिट डेटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। तो यहाँ पर विकल्प बी यानी कि 8 ही होगा। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प बी यानी मेनफ्रेम कंप्यूटर जो है वो पर्सनल कंप्यूटर की तरह नहीं है। निम्नलिखित में से किसका मोबाइल सिस्टम में प्रमुख महत्व है। तो यहाँ पर विकल्प बी यानी डेटा की जो सिक्योरिटी है उसका मोबाइल सिस्टम में प्रमुख महत्व है। अगला प्रश्न, प्रोलॉग स्रोत फाइलों का एक्सटेंशन क्या है। तो यहाँ पर विकल्प ए यानी कि .pl। अगला प्रश्न देखते हैं, USB 2.0 तकनीक का रॉ थ्रूपुट क्या है। तो यहाँ पर विकल्प ए यानी 480 Mbps। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटिंग सेवाएं जैसे डेटा स्टोरेज, सर्वर और इंटरनेट पर डेटाबेस के वितरण को किस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर विकल्प डी यानी उसे क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से जाना जाता है। ICT का तात्पर्य है,
तो विकल्प बी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। FQDN का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर विकल्प बी यानी फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। संक्षिप्त कुंजी शॉर्ट की शिफ्ट प्लस टैब के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर विकल्प डी यानी विकल्प के माध्यम से पीछे जाने के लिए शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग किया जाता है। हेडर और फुटर डालने के लिए किस मेनू पर क्लिक करते हैं? तो यहाँ पर विकल्प ए यानी कि इंसर्ट मेनू पर क्लिक करते हैं। मेल मर्ज घटक है। मेल मर्ज किसका घटक है? तो ये विकल्प ए यानी MS वर्ड में मेल मर्ज एक जो है पाया जाता है। MS एक्सेल 2019 में प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में से किस संचालन की अनुमति नहीं है? तो यहाँ पर जो विकल्प होगा वो सी यानी डिलीट द वर्कशीट, इस चीज़ की अनुमति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है? तो यहाँ पर 78 का विकल्प डी यानी NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ये ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है। पॉम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो यह विकल्प सी यानी सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। प्रश्न नंबर 80 देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक कर्नेल और हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस प्रदान करता है? तो यह विकल्प सी यानी कि जो सेल है वो यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं यूपी स्पेशल के 20 प्रश्न। UPSIDA का फुल फॉर्म क्या है? तो ये विकल्प है यानी उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशतांश है। तो कितना प्रतिशतांश है? वो 77.7% यानी कि विकल्प बी। पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण है। तो विकल्प यहाँ पर बी स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण। स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? तो विकल्प डी यानी कि स्वावलंबन योजना जो है वो महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल विकास प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो यह विकल्प डी यानी कि 2006 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क अवस्थित है कहाँ पर? तो यह विकल्प सी यानी कि लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचारित करता है? तो यहाँ पर विकल्प ए यानी जौनसारी जनजाति। कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो ये विकल्प डी यानी कि फर्रुखाबाद में। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है कहाँ पर? तो ये विकल्प सी यानी कि देवा शरीफ में। लखनऊ उत्सव जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है प्रारंभ हुआ था। यह विकल्प बी यानी 1975-76 में। अगला प्रश्न देखते हैं 91। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। तो ये 1856 यानी कि विकल्प ए सही है। प्रश्न नंबर 92 देखते हैं। ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? तो ये विकल्प सी यानी आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? तो ये जो है 93 का विकल्प यानी 1983 में। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। तो यह जो है वाराणसी में स्थित है यानी विकल्प बी। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो यह जो है विकल्प बी बिजनौर जो है प्रसिद्ध है। 96 का देखते हैं। तो यहाँ पर विकल्प ए यानी 3142। सीमेंट जो है वो चुर्क डल्ला, कागज जो है सहारनपुर, इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा और फर्नीचर बरेली से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो ये विकल्प डी यानी ऑटोमोबाइल जो है ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? तो यह विकल्प ए यानी कुशीनगर में स्थित है।
आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो यह विकल्प है यानी पहला स्थान है। और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम और 100वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो यह विकल्प डी यानी बुंदेलखंड क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है। तो दोस्तों, आपने इस प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पूरे 100 प्रश्न देख लिया। आप अभी तक चैनल पर बने रहे तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। साथियों, मेरा चैनल नया है परंतु मैं पूरी तरह से फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपकी तैयारी को अच्छा करने के लिए पूरा प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो अगर इस चैनल पर कोई थोड़ा-सा आप सुझाव भी देना चाहते हैं तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा और मेरे इस चैनल को भाइयों प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करना। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।